इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी अभी आए वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में। क्या ये एक ब्लंडर था या एक मास्टर स्ट्रोक? दोस्तों, सब कह रहे हैं कि बिल गिर गया, पर हमारे गेस्ट ने उस फेलियर के पीछे एक ऐसा पैटर्न ढूंढा है जो हेडलाइंस ने स्किप कर दिया। आज मिस्टर संजय के साथ हम वो देखेंगे जो कैमरा ने कभी नहीं दिखाया। तो क्या आप रेडी हैं उस रियल स्टोरी के लिए? नमस्कार दोस्तों, एम चैनल के सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहता हूं कि एम चैनल बहुत नया चैनल है और आद्विक जो एक बहुत ही कम उम्र का है। आद्विक, आप कितने साल के होंगे? 12 ईयर्स। वेल यस, अब आप सोचिए कि 12 साल का बच्चा एक ऐसे डिफिकल्ट टॉपिक पे बात कर रहा है जिस पे बड़ों बड़ों को भी समझ नहीं आती है। तो इट्स अ बिग क्रेडिट कि उसने इतना R&D करके इस टॉपिक के बारे में सवाल तैयार करके पूरा थैंक प्रोग्राम को यू। बनाया। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक इस प्रोग्राम को देखें, आद्विक के एफर्ट्स को सराहें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उसका हौसला और बढ़े ऐसे और अच्छे प्रोग्राम्स बनाने के लिए। और इस चैनल के माध्यम से उनका फोकस जो है इसी तरह के नए नए टॉपिक्स पे वो आके आपको पेश करना चाहता है, जो कि केवल बड़ों को ही नहीं, बच्चों को भी इसके बारे में काफ़ी सारे यानी कि जानकारियाँ देगा। और हम कोशिश करेंगे कि इसको एज सिंपल एज रखा जाए ताकि सबको समझ में आए। हम इसे डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पूरा समझ में आए कि एग्जैक्टली हुआ क्या इस बिल के साथ, क्या इसमें पेंच हैं, किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। तो आगे आद्विक, आप आपको अगर लग रहा होगा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल अप्रैल 2026 में आया, तो हकीकत यह है कि इसका सरफरामा बहुत पुराना है। सबसे पहला अटेम्प्ट तो इंट्रोड्यूस वुमेन रिजर्वेशन बिल हुआ था 12 सितंबर 1996 में अंडर प्राइम मिनिस्टर एच डी देवगौड़ा। उनके यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट ने इसे 81st अमेंडमेंट बिल के रूप में पेश किया था और तभी से ओबीसी सब कोटा की डिमांड शुरू हो गई। बिल को लोकसभा डिसॉल्व होने की वजह से बिल कोलैप्स हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 से 2003 में बार बार कोशिश की। एक बार तो एक एमपी ने स्पीकर के हाथ से बिल की कॉपी छीनकर उसको फाड़ दी। रीजनल पार्टी लाइक आरडीजे एसपी का कड़ा विरोध था कि इसमें कोटा विद इन कोटा ओबीसी वुमेन के लिए होना चाहिए। हर बार लोकसभा डिसॉल्व हुई और बिल लैप्स हो गया। 2010 में राज्यसभा ने इस पर कर दिया, लेकिन लोकसभा में एलाइज इसके कभी वोटिंग के लिए नहीं राजी हुए। 2014 में जब 15 लोकसभा डिसॉल्व हुई, ये फिर से लैप्स हो गया। फिर आता है सितंबर 2023। नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के पहले सेशन में नारी शक्ति वंदनान अभिनंदन 120th अमेंडमेंट लाया गया। ये 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बन गया। आप सोच रहे होंगे, अरे जब ये पास हो गया तो 2026 में फिर वोटिंग क्यों हुई? 2023 वाला जो लॉ पास हुआ वो था सेंसस और डिलिमिटेशन पॉपुलेशन काउंट से जुड़ा हुआ। 2026 अप्रैल में गवर्नमेंट ने 131st अमेंडमेंट बिल लाया ताकि रिजर्वेशन को 2029 में फास्ट ट्रैक किया जा सके। 2011 में सेंसस डाटा को उसे यूज़ करने वाले थे, बट ड्यू टू कोविड उस टाइम का सेंसस डाटा नहीं निकल पाया। जैसे हमने डिस्कस किया, ये बिल 17 to 18 अप्रैल 2026 में फेल हो गया क्योंकि इसमें 850 सीट्स का लिंक था जिसमें अपोजिशन ने फेडरलिज्म के खिलाफ माना। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि व्हाट इज वुमेन रिजर्वेशन बिल। उसका मैंने ब्रीफ ऊपर दे दिया है, पर उसको और डिटेल में समझाइए आप।
बहुत अच्छा आपने समझाया आदित्य जी। विमेन रिजर्वेशन बिल अगर हम बात करें तो बेसिकली लोकसभा में आज की डेट में जितने भी कैंडिडेट्स वहाँ पे इलेक्ट होके आते हैं वो नॉर्मली जनरल कैटेगरी, SC ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी, बैकवर्ड कैटेगरी, इकोनॉमिकल बैकवर्ड कैटेगरी कहते हैं, जो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज का उसमें रिजर्वेशन है, उसी के थ्रू उसमें इलेक्ट होके आते हैं। तो इसमें विमेंस के लिए अलग से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जबकि आज हम देश की जनसंख्या की अगर बात करें तो हमारा करीब 50% अप्रॉक्सीमेटली, किन्हीं किन्हीं राज्यों में 49-48% भी है, बट एक एवरेज अगर पकड़ें तो 50% पॉपुलेशन विमेंस रिप्रेजेंट करती हैं, जिनका रिप्रेजेंटेशन साल दर साल वेरी करता है। कभी ये 6% होता है, कभी 8% होता है, जबकि कायदे से ये समवेयर अराउंड 30% प्लस होना चाहिए। तो इसी मुद्दे को लेकर ये बिल का जो है डिस्कशन हुआ था कि लोकसभा में जो विमेंस हैं उनके लिए 33% का रिजर्वेशन होना चाहिए। तो इसी को हम कहते हैं विमेन रिजर्वेशन बिल। ओके, तो वुमेन रिजर्वेशन बिल के साथ डिलिमिटेशन का जिक्र क्यों हुआ? ये क्या था? क्या आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, इसमें ऐसा है, डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन किसी देश का बदलता है तो नॉर्मली हर एक लोकसभा का जो सीट है वो एक सर्टेन पॉपुलेशन के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि इतने पॉपुलेशन पे एक लोकसभा का सीट होगा। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ता है तो इसको चेंज करने के प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, जो पिछले अगर हम जाएं तो 1947 से लेके अभी तक 2 बार इसे बदला जा चुका है, जिसके बाद फाइनली आज हम 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के में बात करते हैं। तो ये जो डिलिमिटेशन हम कहते हैं, ये इस डिलिमिटेशन का फिर से एक प्रोविजनिंग था कि इसे बदला जाएगा, जो कि 2021 में हमारा एक्चुअली सेंसस होना था, लेकिन कोविड आने की वजह से वो सेंसस कैंसिल हो गया। तो वो जो सेंसस है वो 2026 में होने का है। तो 2026 के हिसाब से जो डिलिमिटेशन होना है वो प्रपोजल में आना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट का प्रपोजल था कि हमें क्यों वेट करना इतने समय के लिए। विमेंस रिजर्वेशन बिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है देश में विमेंस को स्ट्रीमलाइन में लाने के लिए। तो इनमें कहीं कुछ अगर पेंच फंस रहा है तो उन पेंचों को हम आपस में बैठ के दूर करें, और हम ये इंश्योर करें कि ये देश के हित में बिल पास हो, ताकि विमेंस के कंसिडरेशन, उनका जो डेवलपमेंट है वो देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करे। ये था मेन मकसद सरकार का, तो इसलिए उन्होंने बिल को पेश किया। अब सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि विमेन रिजर्वेशन बिल आया, आने के बाद फेल हो गया। लोगों को एक आम विचार आता है कि भाई बिल लाया क्यों गया। तो ये जो है क्यों लाया गया, क्या सोच थी, इसके पीछे क्या पेंच था, हम इन्हीं सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और आप बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा में बने रहिएगा और आपको बहुत मजा आएगा सारे पॉइंट्स को जब हम दर दर बदर इसका जब हम परत खोलेंगे तब आपको समझ के एग्जैक्टली समझ में आएगा कि क्या था। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो आपने जो प्रॉब्लम्स गिनाए, उसका गवर्नमेंट ने क्या सॉल्यूशन दिया था? गवर्नमेंट के पास जो इनिशियली प्रपोजल आया था उसमें ऐसा था कि 543 से बढ़ाकर इसको 850 कर दिया जाए। ये 850 जो है ये बेसिकली नया सेंसस के आधार पे अप्रोक्सीमेटली मैच करता है। तो इसे प्रोपोर्शनल इंक्रीज अक्रॉस द कंट्री का उन्हें प्रपोजल दिया था। इनिशियली जब ये बिल आया था तो उसमें ये कहा गया था कि विमेंस के SC ST जनरल सबको मिला के एक प्रोपोर्शनल इंक्रीज कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, किसी की करंट सीट कम नहीं होगी और सबको थोड़ा थोड़ा फायदा मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट का इनिशियल प्रपोजल था जब उनने लाया था तब। सर, वैसे कल से दिमाग बहुत घूम रहा है। 131st अमेंडमेंट बिल फेल हो गया, पर होम मिनिस्टर ने तो पार्लियामेंट में ऑफर दिया था कि हर स्टेट से 50% बढ़ाया जाएगा, जब कि सब सीट्स बढ़ तो रही थी। तो अपोजिशन ने नो क्यों बोला? क्या उन्हें एक्स्ट्रा सीट्स नहीं चाहिए थे? उनको अपना फायदा नहीं चाहिए था? क्या अपोजिशन पागल था? पॉलिटिक्स में क्या होता है कि जो हमें दिखता है ना वैसा होता नहीं है। सीन के पीछे मकसद कुछ और होते हैं और लोगों को दिखाया कुछ और जाता है। तो अमित शाह जी ने भी जो ऑफर दिया था वहाँ भी एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट का एक बहुत बड़ा फैक्टर था। एक टेक्निकल पेंच था वहाँ पे और कुछ टेक्निकल पेंचें भी थी, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम पहले आपको समझाते हैं कि जब बिल लाया गया तो उसमें कैसे कैसे बिल को पेश किया गया। सबसे पहले ये था
विमेन रिजर्वेशन बिल एंड डिलिमिटेशन बिल, जिसकी हमने बात की। पहला हो गया विमेन रिजर्वेशन, जिसमें कि लोकसभा में 33% विमेन्स को रिजर्वेशन है। डिलिमिटेशन जो सेंसस के हिसाब से नंबर ऑफ सीट बढ़ती हैं, वो डिलिमिटेशन हो गया। ये दोनों बिलों को एक साथ पेश किया गया, जो सेंसस 2021 में हुआ है उसके आधार पे, नॉट ऑन बेसिस ऑफ 2026। क्योंकि अगर हम वेट करेंगे तो ये बिल भी डिले हो जाएगा, तो ये मकसद था। ऑपोजिशन ने डिमांड किया कि भाई हम खाली विमेन रिजर्वेशन बिल को हम ओके कर सकते हैं, बट डिलिमिटेशन के साथ हम नहीं करेंगे। अगर आपको करना है तो आप 2026 के सेंसस के बाद करिए। गवर्नमेंट का यहाँ पे अगेन स्टैंड यही था कि हम किसी एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल बिल को क्यों हम रोके 5 साल 7 साल। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि अच्छा ठीक है, काम करते हैं, अगर आपको लग रहा है कि लॉस हो रहा है तो हम इसको 50% इंक्रीज कर देते हैं अक्रॉस ऑल स्टेट्स, ताकि किसी को नुकसान अगर हो रहा है तो कम हो, किसी को फायदा ज्यादा हो रहा है तो वो भी कम हो, तो हम एक बैलेंस पे आ जाते हैं। तो 50% इंक्रीज करके हम उसे ऑल कैटेगरीज के लिए इंक्लूड कर देंगे, जिसपे ऑपोजिशन ने फिर बोला कि इस बिल में ओबीसी के लिए अलग से होना चाहिए, बाकी सब के लिए अलग से होना चाहिए, जिसपे गवर्नमेंट ने डिक्लाइन कर दिया। तब जाके वोटिंग हुआ और वोटिंग में फाइनली जो है ये बिल डिक्लाइन हो गया। तो अमित शाह का प्रपोजल एक ब्रीफ अगर आप समझना चाहेंगे तो इसमें बेसिकली क्या था, नॉर्थ वर्सेस साउथ, इसी का मेन पेंच फंसा हुआ था। इन लोग जितने ऑपोजिशन पार्टी वाले हैं, इनका कहना था कि साउथ वालों का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा, अगर इस बिल को लाते हैं तो नंबर ऑफ सीट्स नॉर्थ की बढ़ जाएंगी, साउथ की कम बढ़ेंगी, तो उससे नॉर्थ वालों का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में कम हो जाएगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लीजिए ऑपोजिशन वाले एग्री कर जाते हैं अमित शाह के प्रपोजल पे, तो साउथ के 5 स्टेट हैं, एक है तमिलनाडु, एक है कर्नाटका, एक है आंध्रा, एक है तेलंगाना, एक है केरल। अब इन पांचों स्टेट में करंट सीट्स वर्सेस इंक्रीज सीट क्या होती, और उसमें परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन जो टोटल पे है उन स्टेट्स का, उस पे क्या फर्क पड़ता है। पहले हम शुरू करते हैं तमिलनाडु से। तमिलनाडु में आज की डेट में 543 सीट्स में से 39 सीट्स हैं, जो अगर प्रपोजल पे जाते अमित शाह जी के तो 39 से बढ़ के 59 होता। करेंट 39 में उनका परसेंटेज ऑफ जो सीट्स है 543 में, वो आता है 7.18%। वो अगर बढ़ के 59 हो जाता और उस नए आधार पे वो परसेंटेज बढ़ के 7.23 होता, जो कि एक मार्जिनल चेंज है, इट इज नॉट कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। दूसरा स्टेट है कर्नाटका, वहां पे करंट में है 28 सीटें, बढ़ जाने पे 42 हो जाती, उसमें परसेंटेज 5.15 से 5.14, मैंने कि ऑलमोस्ट सेम। तीसरा स्टेट है आंध्र प्रदेश, 25 करंट है, बढ़ के 38 हो जाती, वहाँ 4.6 से 4.65, अगेन ऑलमोस्ट सेम। तेलंगाना में 17 है, बढ़ के 26 हो जाती, 3.13 से 3.18, 0.05% का चेंज है, तो इसको भी हम सेम मान सकते हैं। केरल में 20 सीट्स आज की डेट में है, ये बढ़ के 30 हो जाती, तो 3.68 से 3.67%, ये भी ऑलमोस्ट सेम। टोटल साउथ कर लेते हैं तो 129 आज की डेट में है, 195 हो जाती, तो 23.7 से 23.9, ये भी ऑलमोस्ट सेम। अमित शाह जी का यही तर्क था कि परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इस पे जाते हैं। तो आप जिस बात की तर्क दे रहे हैं कि हमारा लॉस हो जाएगा, देयर इज नो लॉस। तो इस आधार पे ये टेबल से आपको हम समझाना चाह रहे थे। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली अमित शाह जी का प्रपोजल था। सर आपका एक्सप्लेनेशन तो बहुत अच्छा है, तो बीच बीच में कुछ कुछ सवाल आते रहेंगे तो मैं पूछते रहूँगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल आप अभी एक ओपनली। सवाल है मेरे दिमाग में, तो क्या आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से कि जो लोकसभा में जो वोटिंग हुआ था उसका पैटर्न क्या था? उसमें ऐसा था कि लोकसभा में जो वोटिंग हुआ था तो टोटल आपको पता ही है 543 सीट्स थे। तो उसमें जब वोटिंग में फेवर में उसके विमेंस रिजर्वेशन प्लस जो दोनों बिल आया था उसके फेवर में जो थे 298 ने उसके फेवर में वोट किया, 230 अगेंस्ट में वोट किए थे, जबकि उनको 2/3 मेजोरिटी की जरूरत थी, जो कि होता है 352 सीट। अगर 352 सीट्स अगर आए होते उनके फेवर में तो ये बिल पास हो गया होता। तो क्योंकि इसमें नहीं आया, 298 आया, तो ये बिल एक तरह से डिक्लाइन हो गया, गिर गया ओके बिल। तो ये स्थिति थी ओके। वोटिंग। तो सर आप डिटेल में पूरे घटनाक्रम को मुख्य पेचों के साथ समझा सकते हैं क्या? हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आद्विक ने भी रेज किया, जिसमें हमने बेसिकली बताया था कि इस पूरे अगर बिल को आपको समझना है कि इसमें क्या खेल खेला गया, या दोनों के द्वारा, आज गवर्नमेंट का बोलिए या अपोजिशन, दोनों क्या गेम खेल रहे थे, तो आप इसको पॉइंट वाइज अगर अच्छे से समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम चलते हैं एक एक करके।
सबसे पहला पेंच था कि जब बिल पेश किया गया था और उसमें जो चेंजेस अमित शाह जी ने रिकमेंड किया वो रिटर्न में नहीं था, वो वर्बल था। इस पे ऑपोजिशन ने जैसे ही पॉइंट रेज किया, अमित शाह जी ने इमीडिएटली रिवर्ट किया कि हम इसे 1 घंटे के अंदर बदल के आपको नया ड्राफ्ट रिटर्न में दे देते हैं। लेकिन ऑपोजिशन का पॉइंट था कि भाई आप 1 घंटे के अंदर इतने बड़े बिल का कैसे रिटर्न दे सकते हैं? इस बिल पे भैया हमें चर्चा भी करनी है, हमें इसको बिना चर्चा किए, बिना समय दिए हम कैसे पास कर सकते हैं? ये तो 2026 में जब आएगा सेंसस तो उसके बाद हो सकता है। तो यहाँ बेसिकली एक पार्टी है जो डेवलपमेंटल ग्राउंड पे सोच रही है, उसे लग रहा है कि हमें समय ज़्यादा देना नहीं चाहिए ताकि देश आगे बढ़े। दूसरा है जिसके अपने पर्सनल एजेंडा स्टेट के जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, वो देश के हित में ना सोच के अपने पर्सनल एजेंडास के बारे में सोच रहा है। उन्हें लगता है कि समय अगर हम खींच लेंगे तो हमारे पर्सनल एजेंडास जो हैं वो हमारे पूरे हो सकते हैं। तो इसी चीज का कन्फ्लिक्ट था बेसिकली। दूसरा हो गया न्यूमेरिकल गैप। न्यूमेरिकल गैप का मतलब ये, एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे आज यूपी में 80 सीटें हैं, अगर वो फॉर्मूला लगाते अमित शाह जी का तो बढ़ के 120 हो जाता। वहीं साउथ में केरल में अगर आप जाएंगे तो वहां 20 सीट है, वो बढ़ के 30 हो जाते। हाँ। तो 80 से 20 महीने के 60 का गैप है, यस। वो बढ़ के अगर 120 हो जाता तो उसमें करीब 90 का गैप आ जाता। तो उनका कहना था कि 60 के गैप से बढ़ के हम 90 के गैप में पहुंच रहे हैं, तो इस गैप के चलते हमारा पॉलिटिकल वेटेज जो है लोकसभा में हमारा घट जाएगा। पॉलिटिकल वेटेज का अर्थ होता है कि हमारे लोग अगर कम जाएंगे तो हमारे बातों को वहां पे रखेगा कौन, उसका वेटेज कम हो जाएगा। तो इस चीज का डर दिखाया गया। तीसरा है कास्ट सेंसस, ओबीसी फैक्टर। ऑपोजिशन यहाँ पे इस बात पे लगा था कि जो वुमेन्स हैं उसके ओबीसी, एससी, एसटी, जो बाकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनको भी हमें इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि उन्हें टाइम बाई करना था। जबकि बीजेपी का कहना था कि हम अगर वुमेन्स के नाम पे कर रहे हैं तो इसमें ऑलरेडी सब इंक्लूडेड हैं। तो ये तीसरा पेंच था। चौथा पेंच था 2011 के सेंसस के आधार पे ये सारे डाटा का कैलकुलेशन कर रहे थे। उनका कहना था कि 2026 के आधार पे होना चाहिए, जबकि अगर हम 2026 के लिए अगर वेट करेंगे तो 2026 में सेंसस शुरू होगा, उसका रिजल्ट आते हैं तो 2027 एंड, तो हम इम्प्लीमेंट करते करते 2028, तो आज हम जहाँ बैठे हैं 2 साल बाद ये बिल आएगा। तो उनका यही कहना था कि अगर हम 2 साल वेट करेंगे तो हमारा डेवलपमेंट 2 साल पीछे हो जाएगा। तो दिस वॉज द कन्फ्लिक्ट। ओके। डीलिमिटेशन का एक डिमांड था। इनका कहना था ऑपोजिशन का कि विमेन्स रिजर्वेशन बिल को अलग रखा जाए और डिलिमिटेशन बिल को अलग रखा जाए। तो उसमें उनका कहना था 543 जो करंट सीट है उसी पे आप 33% कोटा दे दो। सरकार का कहना था अगर हम ये कर देते हैं 33%, तो इस 33% में बहुत सारे करंट एमपीज जो हैं उनका सीट भी साफ हो जाएगा। और ये जो सीट साफ होंगे ये केवल हमारे बीजेपी के या रूलिंग पार्टी एनडीए के नहीं होंगे, इसमें ऑपोजिशन वाले के भी बहुत सारे लोगों के हो जाएंगे। हाँ, कुछ आप पूछ रहे थे आगे। तो क्या ये एक मेन रीजन हो सकता है कि जो हमारा ऑपोजिशन पार्टी था मना किया क्योंकि आधे जो सीट्स थे वो साफ हो सकते थे? ऑपोजिशन वालों का एक्चुअली कैलकुलेशन अगर सही होता तो शायद उन्हें अमित शाह जी का प्रोपोजल समझ आ जाता, लेकिन उनको बस एक ही चीज का डर सताया हुआ था कि टोटल वेटेज कम हो जाएगा। तो उसी आधार पे वो अपोज करते रहे, उनको लगा कि हमारा सीट कम हो जाएगा। तमिलनाडु में उनको अपना पर्सनल तमिलनाडु का दिख रहा था कि हमारा साउथ का वेट कम हो जाएगा। वेस्ट बंगाल में टीएमसी को लग रहा था कि अगर हम अपने स्टेट का देखें तो हमारा वेटेज कम हो जाएगा। जबकि अगर हम ओवरऑल कंट्री के बारे में जब सोचें तो इन वेटेजेस का बड़ा क्लियरली आपको, जैसे मैंने टेबल में भी समझाया था। सर 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 आपका आवाज नहीं आ रहा। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। के पर्सनल एजेंडा। अच्छा, एक मिनट, अभी आ रहा है? आपका आवाज थोड़ा क्रैक हो रहा है। अभी अभी भी नहीं आ रहा? नहीं। एक सेकंड में सेटिंग करता हूँ। हाँ। अब बताइए, तो अभी आ रहा है? हाँ अभी थोड़ा क्लियर आया। अभी आया ना? तो ऑपोजिशन को यही लगता रहा कि हमें अपने स्टेट के एजेंडा पे जो है ज़्यादा बेनिफिट है, और वो केवल आने वाले इलेक्शन तक ही अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको वहीं तक, वो सोच को अपने उसके आगे नहीं ले जाके सोच पा रहे थे। तो इसीलिए वो टोटल अपोजिशन में थे। और लास्ट जो पेंच है वो टाइमिंग का था। उनका कहना था कि भाई इतनी हड़बड़ी में बिल क्यों लाई जा रही है,
जबकि हड़बड़ी नहीं थी। ये बिल आपको भी जैसे अद्भुत ने पहले ही बताया 2023 में लाया गया था, पास हो गया था, इस पे चर्चा हो चुकी है। इसमें कोई ऐसा नया पॉइंट था नहीं, बस एक ही नया पॉइंट था कि 2026 की बजाय 2021 सेंसस के आधार पे बिल लाया जा रहा है सर बस और वो उसी के डिलिमिटेशन का था ना मेनली। लिमिटेशन का। इनिशियली जो बिल लाया गया था वो केवल विमेन रिजर्वेशन का था, इसमें दोनों बिल को इकट्ठे लाया गया और दोनों बिल को इकट्ठे लाके अमित शाह जी ने प्रपोजल दिया था कि हम विन विन सिचुएशन के लिए भी तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं एक मिडिल ग्राउंड बनाया जा सकता था जो मे बी अपोजिशन के लिए भी लॉस का नहीं होता और गवर्नमेंट को भी कहने के लिए नहीं। गवर्नमेंट ने कहा था क्लियर कट कि अगर ये बिल आप पास कराते हैं तो इसका क्रेडिट हम नहीं लेंगे, इसका क्रेडिट पूरा का पूरा कंट्री के सारे एमपी को दिया जाएगा। तो ये बहुत क्लियर कट उन्होंने दिया था, बट कहीं ना कहीं अपोजिशन को उन पे भरोसा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा पेंच था। सर तो अगर मैं एक व्यूअर के थॉट से सोचूं, ठीक है, हम्म। तो क्या ये जो बिल था ये बीजेपी ने मतलब दिया और अनजाने में वो गिर गया, या फिर वो सब प्लान था कि वो बिल उठेगा, उसको लोकसभा में नहीं मिलेगा ज्यादा वोट? वॉज इट प्लान? वो क्या वो ट्रैप था ऑपोजिशन पार्टी के लिए? क्योंकि एक व्यूअर के अगर हम लोग तौर से देखें तो उनके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये मेन वीडियो के अराउंड। सही कह रहे हैं, व्यूअर के एंगल से अगर देखा जाए तो ये व्यूअर को बिल्कुल लगता है कि जब ये बिल आया तो यहाँ पे बीजेपी को भी पता था कि ये बिल पास नहीं होना है, फिर बिल को लाया क्यों गया, और ऑपोजिशन को भी पता था कि ये बिल पास नहीं होना है, तो उसने अपोज किया क्यों। तो कुल मिला के मैंने आपको जो ऊपर के सारे पॉइंट्स बताए, अमित शाह जी को बोला जाता है भारत के पॉलिटिक्स का चाणक्य, और नरेंद्र मोदी जी को बोला जाता है कि वो समय से आगे का सोचते हैं, वो हमेशा आने वाले 20 साल 25 साल का सोचते हैं। यहीं पे शायद कहीं ना कहीं अपोजिशन हर बार मार खाती है, जिसके कारण कि हर बार बीजेपी सारे इलेक्शंस का अगर आप देख ले पिछले 5-10 साल में, तो सारे इलेक्शंस में बीजेपी अच्छा करती है, बजाय इसके कि मीडिया में एक चर्चा रहती है कि शायद अपोजिशन अच्छा करेगी। तो कहीं ना कहीं वो सोच और वो चीज़ें हैं। हालांकि ये हमारे मुद्दे से रिलेटेड नहीं है, वी आर नॉट हियर टू प्रेडिक्ट कि क्या है क्या नहीं है, हम तो जस्ट एक एनालिसिस करके आपको बताना चाह रहे हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसके कारण ये सब चीज़ें हुई हैं। तो हम अपने मुद्दे पे ही बने रहेंगे। तो यहाँ बेसिकली अगर आप बोला जाए तो सारे बीजेपी ने अपने कैलकुलेशंस को बहुत अच्छी तरीके से रीड किया, उसके सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस पे वर्किंग किया कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अगर अपोजिशन बिल पास कर देता तो इसका क्रेडिट वो ले सकते थे, वो बोल सकते थे कि भाई हाँ ये बिल हमने पास करवा दिया। अब क्योंकि बिल गिर गया तो सारा ठीकरा अपोजिशन पे फोड़ा जाएगा कि इस बिल को पास नहीं कराने के पीछे अपोजिशन का जो है मंशा देश के खिलाफ, विमेंस के खिलाफ है। तो इस ठीकरे और अपोजिशन का जो है पीएम मोदी जी ने देश के नाम संदेश में बड़ा क्लियर कट उनने इस चीज को पेश कर दिया है देश के सामने, जिसमें उन्होंने जिक्र करके बता दिया है किन किन ने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है इस बिल को गिराने में। एंड बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रूप से उन्होंने बताया है कि ये उनका पर्सनल एजेंडा था, वो विमेंस के लिए ये बिल लाना चाहते थे जिसके लिए वो खुद प्रयासरत थे, लेकिन बहनों का उनका हक जो दिलाने का था उसे किसी और ने मार गिराया। अब किसने मार गिराया वो भी उन्होंने बहुत जिक्र बहुत अच्छे से किया है। तो यहाँ पे बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को अगर बोला जाए तो उनने विमेन एम्पावरमेंट को हाईलाइट किया था, ऑपोजिशन को इनडायरेक्ट ब्लेम के लिए उन्होंने तैयार कर लिया था ग्राउंड कि हम किस तरह से उन्हें ब्लेम गेम में फंसाएं, और नैरेटिव उन्होंने ये सेट किया था कि हमने कोशिश की पर सपोर्ट नहीं मिला। किसका सपोर्ट नहीं मिला ये भी उन्होंने बहुत क्लियर कट अपने संदेश में बता दिया है। तो ये विमेन वोटर्स के लिए बहुत एक क्लियर कट संदेश है जिसमें स्पीच में फोकस विमेन पर था। अगर आपको उनने वुमेन्स को बहुत क्लियर कट बताया है कि अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो आप हमें सपोर्ट करो। सपोर्ट करो का मतलब ये है कि आप अगर हमें सपोर्ट किए रहते तो बिल पास हो जाता, अगर आप सपोर्ट नहीं किए तो भी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ये इशू यही खत्म नहीं हुआ है। मतलब ये है कि फ्यूचर में फिर हम इसे ला सकते हैं। दैट मीन्स आप अगर इस बार हमें सपोर्ट करेंगे तो ये हमें मौका देगा कि हम आगे जाके इस बिल को फिर से ला सकते हैं आपके लिए। तो इट्स नॉट अ गॉन केस फॉर यू। ये चीज अगर वो समझाने में सफल रहते हैं वुमेन वोटर्स को, देन दिस कैन ब्रिंग अ बिग टर्न अराउंड इन दिस इलेक्शन। सो ये बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है। तो इसमें स्ट्रेटेजी जो बीजेपी जो गवर्नमेंट ने बेसिकली स्ट्रेटेजी को प्ले किया उसमें यह था कि पॉजिटिव चीज को हाईलाइट करो। पॉजिटिव चीज क्या थी? रिजर्वेशन ऑफ वुमेन।
कॉम्प्लेक्स चीजों को बैकग्राउंड में रखो। वो क्या था? डिलिमिटेशन। नैरेटिव को पूरा कंट्रोल करो। नैरेटिव हारे चाहे जीते, नैरेटिव बीजेपी गवर्नमेंट के हाथ में है, तो नैरेटिव उनके कंट्रोल में है। सो प्योरली इलेक्शन नहीं, बट ये प्री इलेक्शन का पोजिशनिंग था। देखिए इलेक्शन का आधा फेज हो चुका है, जिन फेजेस में बीजेपी स्ट्रांग था वहां इलेक्शन खत्म। जहां बीजेपी को टर्न अराउंड करना था उसका इलेक्शन आने वाला है, उससे पहले बिल को लाया गया है। तो टाइमिंग से बहुत क्लियर कट इंडिकेशन मिलता है कि बीजेपी चाहता क्या है या एनडीए चाहता क्या है। तो इट वॉज अ प्री इलेक्शन पोजिशनिंग, और ये एक तरह से पायलट टेस्टिंग था। हाँ बस एक सेकंड ना, हाँ एक सेकंड, ये पॉइंट खत्म हो जाए फिर आपके सवाल पे आता हूँ। ओके। तो ये बेसिकली वो टेस्ट कर रहे थे कि ये पर्टिकुलर बिल जो टाइमिंग उनने सेट किया है, ये अगर इस इलेक्शन में सक्सीड होता है तो ये आने वाले इलेक्शन का बहुत बड़ा एजेंडा पॉइंट बनेगा। हाँ अद्विक, अब आप बताइए, आप तो सवाल। अभी मेरे पास आपका आप जितना अभी तक आपने जितना एक्सप्लेन किया वो तो समझ में आया है, पर दो सवाल आ रहे हैं मन में, वो उठ रहे हैं बताइए। मन में। एक तो पॉइंट है कि ये जो बिल पास किया बीजेपी ने, ये तो ऐसे डेड एंड फॉर द अपोजिशन पार्टी, क्योंकि अगर वो बिल पास कर देता तो बीजेपी के पास सारा वोटर छिप जाता। अभी वो बिल पास नहीं किया तो बीजेपी जो अपना गवर्नमेंट है, वो मोदी जी आए थे, वो जो एक प्रोग्राम के बारे में बात किए थे उसमें उन्होंने जिक्र किया था, अपना दुख जिक्र किया था बहुत, और इट वाज लाइक अ डेड एंड फॉर द ऑपोजिशन पार्टी। तो अब तो मेरे क्वेश्चन में ये आंसर आ गया कि इट वाज ऑल प्लान। तो करेक्ट। ऐसा कुछ नहीं है इस दुनिया में जो प्रेडिक्टे दो, सब प्लान दो थे मतलब। और एक क्वेश्चन आ आप रहा था कि प्लानिंग, हाँ बताओ। कि प्लानिंग का जस्ट सेकंड बताता हूँ। प्लानिंग का डेप्थ आप इस चीज से समझ सकते हैं कि बिल जिस दिन पेश हुआ उसके 2 दिन के अंदर ही उन्हें देश के नाम संदेश जारी कर दिया। जिस दिन संदेश जारी किया उसके अगले दिन उनके एमएलएज, उनके एमपीज जो इम्पोर्टेंट है अक्रॉस द स्टेट, अलग अलग जगहों पे मीटिंग्स को और रैलीज को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जिसमें इस पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे थे, मीडिया में इस पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे थे। दैट मीन्स उनका प्रिपरेशन बहुत पहले से था। they knew कि there are two situations which are going to happen and either of the situation they have to encash। तो वो अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखे थे और उस चीजों को इसलिए वो एनकैश कर भी रहे हैं। पूछिए आदि, आपका एक और सवाल। तो और एक सवाल है कि अभी 23 से जहाँ तक इलेक्शन चालू हो रहा है बंगाल और तमिलनाडु के, तो ये जो बिल था इसका वो इलेक्शंस पे क्या असर हुआ है? हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पूछा है। इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इलेक्शन में कि जो वोटर का डायनेमिक्स है ना वो थोड़ा मैं समझाता हूँ आपको। श्योर। पहले हम जैसे वेस्ट बंगाल चलते हैं। वेस्ट बंगाल में टोटल 9.12 करोड़ ये टोटल का पॉपुलेशन है, जिसमें से विमेंस जो है 4.44 करोड़ है। तो आप समझ सकते हैं करीब 48.7% जो है वो विमेंस है। इसमें से जो लिटरेट कि जो पढ़े लिखे विमेंस है वो करीब 57% ऑफ दिस इज पढ़े लिखे विमेन, ओके। और 34% विमेन ऐसे हैं जो अर्बन विमेन है। अर्बन कि जो शहरों में या टाउन्स में रहते हैं। अब ये डाटा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो पढ़े लिखे और अर्बन विमेन है यही वो टारगेट कस्टमर हैं बीजेपी के लिए, जो इस बिल के गिर जाने का इम्पोर्टेंस समझ पाएंगे, जिन्हें इस लॉस का दर्द होगा, और उन्हीं में से ही बीजेपी को दिखता है कि बहुत बड़ा एक पार्ट कन्वर्जन हो सकता है। अब ये कन्वर्जन कैसे होगा ये डिपेंड करता है कि उनका कैंपेन कितना स्ट्रांग है और टीएमसी किस हद तक उसे काउंटर कर पाती है। ये दोनों चीजों के बीच में इट्स अ बैलेंस। जो इसको अच्छे से कर पाए वो बाजी लेके चला जाएगा। उसी तरह से अगर हम तमिलनाडु में जाएं, वहां पे करीब 5.67 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से विमेन्स 2.89 है। यानी कि वेस्ट बंगाल में 48.7% विमेन थे, जबकि तमिलनाडु में 51%, कि विमेन की संख्या मेन की संख्या से ज्यादा है। तो वहाँ विमेन का वोटर का जो इम्पोर्टेंस है वो मेन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज्यादा संख्या में विमेन है। दूसरा 85% लिटरेट हैं, तो जितने हैं उनमें से ज्यादातर लिटरेट पढ़े लिखे हैं। उसमें से जो अर्बन है वो 50% हैं, जबकि वेस्ट बंगाल में 34% थे। दैट मीन्स आधा उससे ज्यादा अर्बन में भी रहते हैं। इसका मतलब तमिलनाडु में पढ़े लिखे शहरी विमेन की संख्या ज्यादा है। तो वहां पे अगर सही समझ हो तो वहां पे बहुत बड़ा शिफ्ट हो सकता है। लेकिन तमिलनाडु में अगर हम जाते हैं तो वहां तमिलनाडु से एक
अलग सा जो कनेक्ट है वो लोगों का बहुत ज़्यादा है, जिसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं। मैंने के बाद तमिल कल्चर, तमिल स्टेट, सब चीज़ों को लेके, तमिल लैंग्वेज, वो लोग बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे प्रोटेक्टिव हैं। वो अपने अपने इन चीज़ों को इतना ज़्यादा क्लोज रखते हैं कि बाकी एजेंडा उससे ऊपर कभी नहीं निकल पाते। बट ये पहली बार हुआ है तमिलनाडु में जब कोई एक ऐसा पॉइंट आया है जो उस पॉइंट से भारी पड़ रहा है। अब देखना पड़ेगा कि इलेक्शन में इस पॉइंट का कितना रोल होता है, बट जो समझ में आ रहा है ऑन ग्राउंड, इस पॉइंट का वेटेज बहुत ज़्यादा है। इन सारे, अगर आप जो हमने फैक्ट्स अभी आपको बताया, उन फैक्ट्स को अगर आप गौर करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उनका वेटेज ज़्यादा है। सर, तो और एक क्वेश्चन आया है दिमाग में। अभी आपने जैसे वेस्ट बंगाल के बारे में एक्सप्लेन किया, क्या आप उसके बारे में थोड़ा और डीपली एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, इसके बारे में दोनों स्टेट का मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेस्ट बंगाल में अगर आप जाते हैं तो वेस्ट बंगाल में करेंटली ममता बनर्जी जो हैं वो बहुत सारे स्कीम्स उनने लॉन्च किया हुआ है, विमेंस के लिए भी, मेंस के लिए भी, अलग अलग कैटेगरीज के लिए। तो स्कीम की भरमार है वहाँ पे, इसीलिए वो लगातार हर इलेक्शन जीतती आई हैं। इतने दिनों से आप सोच रहे होंगे कि ममता दीदी कैसे जीत जाती हैं। तो वहाँ पे क्या है, कैरेट एंड स्टिक आप जानते होंगे, नहीं। एक तरफ गाजर और एक तरफ डंडा, ये दोनों से गाय और बकरियों को कंट्रोल किया जाता है। हाँ, हाँ। तो वहाँ पे भी जो वोटर्स हैं उनको उन्होंने वो गाय बकरी वाले फॉर्मूला में उन्हें बांध रखा है। इसका मतलब एक तरफ वो स्कीम दे रही हैं जो कैरेट है, और एक तरफ डंडा है कि अगर आपने वोट नहीं दिया तो इन सब चीज़ों से आपको बाहर कर दिया जाएगा। आपको जो है बहुत सारे स्कीम से बाहर, आपको कोई सपोर्ट नहीं दिया जाएगा, आपको मे बी अटैक हो सकता है। बहुत सारे डर उनके अंदर पैदा किए गए हैं। इस डर के चलते बहुत सारे लोग जो चाहते हैं किसी और चेंज पे फेवर करें, वो उस डर से चेंज पे फेवर भी नहीं करते। इसीलिए वहाँ पे लगातार टीएमसी जीतती आई है, और इस चीज़ को तोड़ने में बीजेपी सफल नहीं रहा है। पिछले 3 इलेक्शन से भी अगर आप देखें, कोशिश जारी है। पहले बीजेपी का 1-2 सीट था, 3 सीट था पहले, वहाँ से बढ़ के 77 पे आया। तो कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल उस बेंचमार्क को क्रॉस नहीं कर पाए हैं जहाँ पे कि वो अपनी सरकार बना पाए। तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग, उनने अपना एक नेटवर्क बना रखा है जहाँ पे उनके लोग जगह जगह कंट्रोल करते हैं। वो ये भी इंश्योर करते हैं कि वो सारे स्कीम्स लोगों तक पहुंचे। तो दोनों चीज़ों के बैलेंस के चलते वहाँ पे टीएमसी जो है सरकार में बनी रहती है। अब जो है पहली बार एक ऐसा पॉइंट आया है जहाँ पे सरकार ने ये इंश्योर किया है कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार सेंट्रल फोर्स करीब दो दो गुना से ज़्यादा वहाँ पर बैठाया गया है। सारे सेंट्रल फोर्सेस बिफोर इलेक्शन, आफ्टर इलेक्शन रहेंगे वहाँ पे। इस चीज़ का एश्योरेंस सारे रैलीज में प्रधानमंत्री खुद दे रहे हैं कि आप खुलकर वोट करिए, आपको किसी तरह का डर नहीं है। अगर डर होता है तो हमारे इन लोगों का आपके पीछे प्रोटेक्शन है। इलेक्शन कमीशन को पूरा पावर दिया गया है। वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ जितने हैं सारे आउट हैं इस बार, और सारे केसेस जो हैं वहाँ के मेन लोगों के ऊपर लगा दिया गया है ताकि वो सब अपने मेन एजेंडा या पॉलिटिक्स के जो ये रहते हैं उससे डाइवर्ट हो जाएं। तो जोर दोनों तरफ चल रहा है। दीदी को लगता है कि हम इतने दिनों से कर रहे हैं तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता है। गवर्नमेंट को लग रहा है हमें इस बार किसी भी तरह एंटर करना है। तो इट्स अ फाइट, रियल टफ फाइट, इंटरेस्टिंग फाइट होने वाला है। और इस स्कीम ने बेसिकली बोला जाए तो एक ट्विस्ट ले आया है, रंग ले आया है। नहीं तो कई बार इलेक्शन ठंडा होता है, बट इस बार ठंडा नहीं है, इस बार गर्मा गर्म है, गर्मा गर्मी में गर्म पेश गर्म किया हो जाए। गया है। किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। ये एक T20 मैच की तरह हो गया है जहाँ कहीं भी किसी भी ओवर में किसी भी बॉल में ट्विस्ट हो सकता है। तो इतने सारे पेंच आपने देखे, कहीं भी कोई पेंच हो सकता है किसी के फेवर में जाए, कोई पेंच किसी दूसरे के फेवर में जाए। तो इट्स रियली टफ टू प्रेडिक्ट। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये दिख रहा है कि इलेक्शंस आर नॉट गोइंग टू बी इजी। सही में फाइट है, एंड एवरीवन हैज टू बी ऑन देयर टोज टू इंश्योर कि इलेक्शन जीते। तमिलनाडु की अगर बात करें, वहां पे सर फेडरलिज्म बहुत बड़ा फैक्टर है जहाँ सर, पे एक कि लोगों क्वेश्चन को था। हाँ बताइए। सर, अभी जैसे 3 साल से आप जैसे बताए, पिछले 3 इलेक्शन से हाँ बीजेपी हाँ। वॉज पार्टिसिपेटिंग इन वेस्ट बंगाल। तो हम्म। इससे पहले आपने बताया कि वहाँ पे टीएमसी ने स्कीम लॉन्च किया था। हम्म। तो ये स्कीम मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग होता था? इस स्कीम में ऐसा है, दीदी ने एक स्कीम लॉन्च किया था लक्ष्मी भंडार स्कीम करके, जिसमें कि 1200 रुपये हर विमेन को दिया जाता है पर मंथ के हिसाब से, पूरे साल पर दिया जाता है। फिर एक स्कीम है रूपश्री स्कीम करके, इसमें जो भी मैरिज एज में पहुंचती है लड़की, उसे 25,000 रुपये मैरिज पे दिया जाता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट स्कीम था कन्याश्री प्रकल्प, ये लड़कियों के लिए है, फ्री एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप स्कीम। फिर साइकिल, लैपटॉप, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं स्कूल के बच्चों के लिए। फिर उसके बाद
घर बनाने के लिए, टॉयलेट बनाने के लिए, उनको अगर कोई बिजनेस करना है उसके लिए स्कीम, बहुत सारे स्कीम्स हैं। अभी मेन क्या है कि अगर अपन कंपेयर करते हैं तो बीजेपी नॉर्मली अपने स्कीम्स को सब जगह ऑनर करती है, लेकिन अभी लेटेस्ट इलेक्शन अगर देखते हैं, दिल्ली की इलेक्शन में उन्होंने बहुत बड़े बड़े स्कीम्स लॉन्च किए थे। तो वो जो स्कीम्स लॉन्च किए थे उनका ऑन ग्राउंड अभी तक जो है वो दिख नहीं रहा है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। अब इसको अगर टीएमसी भुनाती है तो दिस में एक्ट इन अ काउंटर। अदरवाइज बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। अगर आज की डेट में दिल्ली ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कि ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं है स्कीम, जबकि दीदी अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखा सकती हैं। वो कह सकती हैं कि भाई मैं इतने 3 टर्म से अपने स्कीम्स को दे रही हूँ। तो ये एक फैक्टर है जो उसके फेवर में। अब देखते हैं कौन किसको किस तरह से भुनाता है, ये तो आप इलेक्शन के लड़ाइयों में देख ही लेंगे क्या होना है। सर, तो और पहले मुझे क्वेश्चन आ रहा था आपके एक्सप्लेनेशन से पहले कि हाँ। मतलब बीजेपी तो पिछले 3 इलेक्शन से है, इस बार हम्म। चांस क्यों था ज्यादा? क्योंकि पहले भी तो चांस हो सकता था ना, क्योंकि पहले भी तो लॉन्च कर सकता था बीजेपी। पर आपने जब एक्सप्लेन किया इतने डिटेल में, मेरे दिमाग में वो एक फिगर बन गया है कि वो टीएमसी कैसे कंट्रोल करता था। वैसे ये सब क्या है ना, टाइमिंग का बात है, क्योंकि ये डिलिमिटेशन और वुमेन्स रिजर्वेशन बिल का जो कॉम्बाइन जो अभी इनने पेश किया है, ये 2026 में ही डिलिमिटेशन आना था, तो इसीलिए इसको आज पेश कर पा रहा है। मे भी पिछला इलेक्शन जब 5 साल पहले हुआ था तो ये 2026 वाला फैक्टर नहीं था, तो उनके पास इतना कोई स्ट्रांग पॉइंट नहीं था जिसको पिच कर पाए। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम जो पिच कर रहे हैं स्ट्रांग पॉइंट है, और कई बार होता है कि हमें लगता है कि स्ट्रांग नहीं है बट स्ट्रांग टर्नआउट हो जाता है, तो इसलिए हम कह नहीं सकते। बट ऑन ग्राउंड फैक्ट्स का एनालिसिस करने पे ये समझ में आता है कि विमेन रिजर्वेशन बिल एक ऐसा बिल है जो केवल लोकसभा के इलेक्शन तक में भी लिमिटेड ना रहे, ये आगे चल के और भी कई जगह इसके रिजर्वेशन के इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। तो उसको देख के अगर विमेन सोचें तो इट्स अ बिग लॉस फॉर देम। अगर आज ये बिल यहाँ गिर जाता है तो उन्हें 2 साल 3 साल तो अगर वेट करना पड़ता है, तो उस दौरान जो जो लड़कियां यानी कि विमेन्स उस कैटेगरी में अपना लॉस करेंगी, कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज हर्ट करेगा। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्सन। अगर वो अंडरस्टैंड कर रहा है बिल को अच्छे से कि उनके लिए क्या लॉस हुआ है, देन ही विल गो अगेंस्ट। अगर वो नहीं अंडरस्टैंड कर रहा है, स्टिल वो पुराने वाले ही फॉर्मूले पे उसका मेंटल स्टेट है, तो हो सकता है कि वो फिर करंट जिसको वोट दे रहा है उसी को वोट दे। तो ये एक एनालिसिस में भी पोस्ट इलेक्शन समझ में आएगा। अभी तो हम केवल फैक्ट्स पे बात कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जिनका क्या असर हो सकता है। अब असर क्या होगा ये इलेक्शन के बाद समझ में आएगा। तो अभी तमिलनाडु की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तमिलनाडु में जैसे वहां पे क्या है कि एंटी तमिल जो भी एजेंडा होता है वहां पे लोग नॉर्मली उसके अगेंस्ट में जाते हैं। कोई भी अभी तक जब लड़ाई होती थी तमिलनाडु में तो वहाँ ऑपोजिशन वाले एंटी तमिलनाडु पॉइंट पे बात करते थे, और जो उसके तमिलनाडु के फेवर में बात करता था वो नॉर्मली जीतता था। ये पहली बार हो रहा है कि तमिलनाडु फैक्टर तो है अपनी जगह, लेकिन विमेन वाला जो फैक्टर आया ये एंटी तमिलनाडु नहीं है। ये विमेंस का जो रिजर्वेशन है ये विमेंस के लिए है, जो तमिलनाडु मैंने कि भारत में रह के तमिलनाडु उसका पार्ट होके भी उसे मिल रहा है, तो दैट इज नॉट एंटी तमिलनाडु। लेकिन डीएमके उसे पेश ऐसे करेगा कि हमारा वेटेज कम हो जाता, हमें रिप्रेजेंटेशन कम मिलता। तो ये दोनों के समझाने के तरीके पे है कि कौन कितना बेटर समझा पाता है इलेक्ट्रेट को। बीजेपी के साथ प्लस पॉइंट बस इतना ही है कि वो यही ट्रेलर पेश करेंगे कि भाई विलन डीएमके है, डीएमके को अपनी पूरे एनालिसिस समझानी पड़ेगी डिटेल में। तो क्या होता है कई बार जो चीजें डायरेक्ट होती है, जो चीजें सिंपल होती है वो लोगों को समझ आ जाती है, जहाँ पे बहुत समझाना पड़ता है वो दिमाग में ट्रिकल डाउन नहीं करता है। तो बस यही फर्क है इस बार। बाकी होता क्या है, लेट्स वेट फॉर द टाइम एंड सी क्या होता है। सर, तो अगर अपने मैं बस एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा, मे बी मिस आउट हो जाएगा नहीं तो। इसमें क्या है ना, विमेंस का 2 टाइप के वोटर्स होते हैं, अर्बन एंड रीजनल वोटर, जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो दोनों स्टेट में आप देखिए कि अर्बन वोटर की संख्या ज्यादा है। तो अर्बन वोटर जो होते हैं उसमें जेंजी वाले मैंने पढ़े लिखे, और आज की डेट में जैसे जिनको पता है कि कैरियर में हमें कोई लॉस हो रहा है या हमारे डेवलपमेंट में लॉस हो रहा है तो क्या लॉस है, तो वो समझ पा रहे हैं। तो वो जो होते हैं वो डिलिमिटेशन और ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं, जबकि रीजनल वोटर में भी इस चीज़ को इग्नोर कर सकता है। तो क्योंकि परसेंटेज दोनों स्टेट में इनका वोटर्स का ज़्यादा है, जो कि अर्बन भी है पढ़े लिखे भी हैं, तो ये एक बहुत ही कंक्लूसिव हो सकता है एजेंडा, जिसके आधार पे इलेक्शंस का इधर से उधर होना पॉसिबल है। सर, तो तमिलनाडु में एज लास्ट सीएम थे एम के स्टालिन जी।
तो अभी क्योंकि बीजेपी ने लॉन्च किया अपना बिल, तो हम्म, एज जितना भी पास ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जो भी पार्टी का, क्योंकि अभी तो हम्म। मुझे पता नहीं कि वहाँ पे कौन सा पार्टी चलता है, तो बेसिकली अभी चांसेस टेक्निकली मुझे जितना लग रहा है, जो पार्टी पहले से है, क्योंकि इट इज़ अ रिलीजन बेस्ड पार्टी, वो जितने भी तमिलनाडु के रिलीजन है उसके बेस पे डिसीजन लेते हैं। तो सर कोई बीजेपी को चूज क्यों करेगा ओवर रिलीजन, क्योंकि फॉर अ मैन रिलीजन इज बिगर देन एनीथिंग। इस बार मैं आपको डायनामिक्स थोड़ा समझा देता हूँ तमिलनाडु का। तमिलनाडु में क्या है कि वहाँ पे टू पार्टी का रूल चलता है, एक एआईडीएमके का फ्रंट होता है और एक है डीएमके फ्रंट। तो नॉर्मली क्या करती है वहाँ पे जो जनता है, एक बार एआईडीएमके को पावर में देती है, अगली बार डीएमके को देती है। ये ट्रेंड चलता रहा है काफी दिनों से, अगर आप स्टडी करेंगे पुराना। इस बार जो है, एक तो एजेंडा में एक नया पॉइंट घुसा है जो दमदार पॉइंट है। दूसरा क्या है, टीवीके करके एक नया पार्टी लॉन्च हुआ है। तो टीवीके का अगर आप देखेंगे तो वो मेनली डीएमके का वोट शेयर जो है वो लेके जा रहा है टीवीके, जो कि करीब 12 सीट के आसपास एक्सपेक्ट किया जा रहा है। 12 से 15 सीट टीवीके जीत सकता है। अब वो 12-15 इंपॉर्टेंट नहीं है, वो टीवीके डीएमके का जितना शेयर लेके चला जाएगा उसके चलते डीएमके को जो लॉस होगा वो बड़ा लॉस है। और दूसरा, नहले पे दहला, वो जो टीएमके टीवीके कर रहा है वो तो कर रहा है, विमेन रिजर्वेशन बिल जो नया आ गया, अगर इसको लोगों ने सही तरीके से एक्सेप्ट कर लिया तो और उनका वोटर बेस जो है विमेन का वो डेटोरेट कर जाएगा। तो इसका जो एक डोमिनो इफेक्ट है वो क्या होने वाला है, ये आने वाला समय बताएगा। तो दैट फॉर दैट वील हैव टू वेट एंड वॉच। बट जितना समझ में आ रहा है, इफेक्ट तो इसका पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इफेक्ट कितना गहरा पड़ेगा ये हमें वेट करना पड़ेगा। सर तो तो ओवरऑल, सर मतलब वोटर्स के पास दो ऑप्शन है, या तो हम्म, मान ले कि ऑपोजिशन ने रिजर्वेशन रोका, या वो हम्म, माने कि ऑपोजिशन ने स्टेट की पावर बचाई। फिर से आप रिपीट करेंगे, ऑपोजिशन में स्टेट का? ऑपोजिशन ने स्टेट की पावर बचाई। अच्छा, अब वो कहना चाह रहे हैं, हाँ वो परसेप्शन एक ऑपोजिशन वाले तो देने की कोशिश करेंगे, वो तो अपना भरसक प्रयास करेंगे, यही बोलेंगे कि हमने इसलिए इस बिल को गिराया क्योंकि हमने स्टेट के इम्पोर्टेंस को समझा कि ये सेंटर में कम नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने इसका अपोज किया था। लेकिन जो एक विमेन्स रिजर्वेशन बिल से बेनिफिट है वो भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक ऐसा बिल है जिसमें एक आम विमेन को पावर मिलता है टू बिकम अ एमपी, विच इज अ वेरी बिग थिंग। और वो सारे स्कीम से ऊपर है। आप जितना स्कीम दे लो, आप 2000, 3000, 5000 का स्कीम दे सकते हैं, बट आप किसी को एमपी बनाने का सपना दे रहे हैं तो दैट इज मच बिगर ड्रीम देन गेटिंग 2000, 5000, 25,000, जो भी अमाउंट हम बोले स्कीम्स के आधार पे, तो यही हो सकता है, एंड दैट इज अ टेम्पररी थिंग। तो सरकार आने पे स्कीम खत्म हो जाती है, अगले सरकार आने पे स्कीम चेंज हो जाते हैं। तो इस चीज का असर जो है वो क्या होगा वो देखना पड़ेगा। सर तो इन ऑल अगर, बीजेपी ने ऑपोजिशन के खिलाफ एक ऐसा परस्पेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जो हमारा ऑपोजिशन है उसने बिल रोका। वो करेक्ट, वो बोलना ये चाह रहे हैं कि जो भी वो बोले अपने दुख जारी किए वो अपने देश के समाचार वाले में, तो राइट, उसमें वो एक इनडायरेक्टली वो अपने लिए एक एडवांटेज भी जनरेट किए। हम्म, पर कुछ कुछ जगह ऐसे भी पेचे होंगी जो उसके खिलाफ भी जा सकती है, सरकार के खिलाफ। सरकार के खिलाफ। तो ऐसे कोई हाँ तो ऐसे कोई वो तो पेचे हैं क्या? बिल्कुल हैं, कुछ जो हैं बहुत ही अपने, जिसको बोलते हैं ना, लॉयल वोटर्स हैं अपने टीएमसी के, डीएमके के। तो जो लॉयल वोटर्स हैं वो कुछ भी सुनना पसंद नहीं करेंगे, वो तो रहेंगे ही उनके पास। आज अगर टीएमसी की बात करें तो उनका मुस्लिम वोट परसेंटेज है, कुछ विमेन्स एंड मेंस का परसेंटेज है, तो वो वोटर तो रहेगा ही। डीएमके का भी कुछ ऐसे ही पेट वोटर्स हैं, वो तो रहेंगे ही। बेसिकली ये डिफाइन करेगा कि विमेन्स के वो वोटर जो पढ़े लिखे हैं और जो समझ रहे हैं इस बिल को, वो क्या करते हैं। जो टीवीके के वोटर्स डीएमके से टीवीके में चले गए, उसके चलते जो सीट का लॉस हो रहा है वो लॉस बीजेपी के लिए गेन होगा। तो इस तरह से कई सारे फैक्टर्स हैं। मैं आपको एक जस्ट एनालिसिस, मैंने कि पूरे आज अपने टॉपिक का एक कंक्लूसिव अगर बताएं तो जैसे आपने अभी बताया, सबसे मेन तो वही है, ऑपोजिशन को एंटी विमेन का ब्रांडिंग कर दिया जाएगा, पोल का जो मेन मुद्दा है। उसके बाद है कि अगर ये इशू अच्छे से क्लिक हो जाता है तो आने वाले जितने अपकमिंग इलेक्शन है वो सब में ये मुद्दा जो है छाया रहेगा।
तीसरा है जेन ज़ेड विमेन, जो इसमें आउटकम चाहते हैं। अगर उनको सही में ये चीज़ महसूस हो गया कि ये इनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आने वाले इलेक्शन में उनको रोक पाना बड़ा मुश्किल है। अगर उनको लग गया कि इम्पोर्टेंट है और इसको किसी ने डिक्लाइन किया है, तो दे में फॉर परमानेंटली मूव आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर वोट बैंक जो आज की डेट में है जिसमें वो। उसके बाद है ऑपोजिशन जो है अपना समय अपने इम्पोर्टेंट एजेंडाज को नहीं समझाते हुए इस चीज़ को समझाने में ज़्यादा व्यस्त करेगा कि भी हमने क्यों इसको अपोज किया। तो ये एक तरह से रैलीज पे उनका डिफेंसिव जो मोड है वो हाईलाइट करेगा। जो डिफेंसिव मोड है वो कॉन्फिडेंस नहीं शो करता, तो वो वोटर्स को एक मैसेज जाता है कि भाई ये कॉन्फिडेंट नहीं है। दैट मीन्स दे आर नॉट ऑन द विनिंग प्लेटफॉर्म। सर उसके बाद एक और है कि जब सेंसस आ जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी बता रहा हूँ, सबने अभी डिक्लाइन कर दिया अमित शाह के प्रपोजल को। अब आएगा सेंसस। मान लीजिए बीजेपी ने बोला कि हम इसे आने वाले समय में जरूर लागू करेंगे। अब आने वाले समय में क्या होगा, सेंसस आएगा 2026 में। जब सेंसस आएगा तो जो ग्रोथ रेट या जो अपन बोलते हैं पॉपुलेशन का जो बर्थ रेट है, उसके आधार पे नॉर्थ का जो है वो हमेशा साउथ से ज़्यादा ही है। उसके आधार पे अगर आप एग्जाम्पल पकड़ें तो तमिलनाडु में जो भी ग्रोथ रेट है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा पॉपुलेशन अपना यूपी का होगा। दैट मीन्स अगर तमिलनाडु 39 सीट से मान लीजिए डबल होता है, तो डबल होके वो हो जाएगा 80 सीट। यूपी में वही पॉपुलेशन का अगर हम लेके चलते हैं जो एक्सपेक्टेड है, वो 3 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि 80 सीट है, 80 का 3 गुना 240। तो आज हम जिस 90 और 60 के लिए लड़ाई कर रहे हैं, वो अब हम किसके लिए लड़ाई करेंगे, 80 और 240। तो आप समझ रहे हैं किसका लॉस है। तो लॉन्ग टर्म में जब अगले इलेक्शन में जब ये फाइनली बिल को लाया जाएगा, तब तो बीजेपी यही कहेगा हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट लिखा गया है कि डिलिमिटेशन के लॉस के हिसाब से काम करना है। डिलिमिटेशन में पॉपुलेशन का आधार बनेगा। तो जब पॉपुलेशन का आधार बनेगा तो ये तो क्लियर कट वही है इंप्लीमेंट होगा जो कि उसमें होना है, विच इज अ क्लियर लॉस फॉर साउथ। तो कहीं ना कहीं इस चीज को ऑपोजिशन रीड नहीं कर पाया। मे बी बीजेपी उसको प्ले किया, उसके बाद उनने प्लेटर पे दिया भी, उनको मौका भी दिया कि आप समझ लो, मे बी आप अगर समझ जाओ तो इससे आपका लॉस कम होगा। बट ना समझने के चलते इस पूरे चीज पे ये एक बहुत बड़ा एक सस्पेंस बन गया। सर वैसे और और एक पॉजिटिव पॉइंट मैं बता देता हूँ जो ऑपोजिशन के लिए ये है कि इस बिल के आने के बाद पूरा ऑपोजिशन यूनाइट हुआ है बहुत समय के बाद। जो इंडी अलायंस बनाया गया था, ये इंडी अलायंस एक तरह से खत्म हो चुका था, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि इंडी अलायंस इकट्ठा हुआ है इस बिल को गिराने के लिए। अब ये जो इकट्ठा होकर यूनाइट हुए हैं, अगर इस यूनिटी को वो बहुत सही तरीके से पॉजिटिव तरीके से यूज करें तो आने वाले टाइम में इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। अगर इस चीज को नहीं कर पाएंगे देन इट इज गोइंग टू बी अ प्लेन डिजास्टर। सो फॉर अ कंट्री इज ऑलवेज गुड कि ऑपोजिशन भी हेल्दी रहे एंड कंट्री के लिए अच्छी सरकार आए, ये मैंने कि कंट्री के लिए अच्छा रहता है। तो लेट्स होप कि बिल के सर बाद वैसे जो और है। एक क्वेश्चन था जो कि बताइए। मतलब बहुत लोग के दिमाग में आता होगा कि हम्म ये बिल पास हुआ तो बोले कि हम्म 50% सीट बढ़ाएंगे हर स्टेट वाइज। हम्म हम्म तो कुछ लोग का ये भी सवाल हो सकता है कि ये वही जितने भी हमारे सीट्स थे 200 समथिंग थे जो उसी में हम्म। क्यों नहीं लागू हुआ। उसमें लागू अगर होता 543 सीट से 543 में अगर लागू होता ना, तो उसमें क्या है कि 33% के अगर विमेंस को दे देंगे तो बहुत सारे मेल जो एमपीज हैं उनको उन सीट से हाथ धोना पड़ेगा। तो वो लॉस है। अब वो जिसके भी हों, चाहे वो अपोजिशन के हों चाहे बीजेपी के हों, जिसके भी हों, बट वो सारे सीट्स उनके मेल के हाथ से चले जाएंगे और चले जाएंगे हमेशा के लिए, एक बार के लिए नहीं, हमेशा के लिए। तो उस लॉस के चलते जो है बीजेपी ने प्रपोज किया था कि भाई आगे को चल के ये नेगेटिव ना बन जाए, इसलिए लेट्स कम टू सम पॉइंट जो विन विन फॉर ऑल हो। तो समहाउ इट डिड तो अगर ये इलेक्शन जो ये बिल है ये मतलब अभी जहाँ तक तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल का इलेक्शन बाकी है ना। हाँ, अभी पौंडीचेरी का भी है, ये 3 स्टेट का पौंडीचेरी हो गया। हाँ, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल 2 ही का बचा है। ओके तो इन दोनों के बाद जब रिजल्ट्स आ जाए और हम्म सेंसस का भी आ जाए, अगर उसके हम्म बाद बीजेपी लॉन्च करता है अपना बिल वापस, हम्म। तो व्हाट आर द चांसेस या व्हाट आर द ऑड्स कि वो वापस से
मतलब या वापस से फेल हो जाए या फिर वो पास हो जाए। ये डिपेंड करता है कि उस समय बीजेपी के नंबर ऑफ सीट्स कितने रहेंगे। अगर बीजेपी अपना विन बढ़ाते बढ़ाते वो जो मैजिक नंबर है 352, अगर उसके ऊपर उसके सीट्स हो जाते हैं, तब तो बीजेपी अपने हिसाब से बिल लेके आएगा। और अगर उतने सीट्स नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा बीजेपी को। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ क्या रहेगा वो तो समय के हिसाब से है। बट ये है कि देखिए, आगे बीजेपी कभी ये सोच के चलेगा नहीं कि हम कम करेंगे, सब अपना सीट्स ज़्यादा बढ़ाने का ही सोचते हैं। राज्यसभा में भी उसके सीट्स बढ़ रहे हैं, तो केवल ये पेंच जो फंस रहा है ये लोकसभा में फंस रहा है। तो लोकसभा में अगर एनडीए भी बढ़ जाता है, एनडीए बढ़ के भी अगर 380 हो जाता है या 400 हो जाता है, तो भी उनका मसला जो है सॉल्व हो जाता है। तो ये सब समय के ऊपर है। अगर बीजेपी ने अपने सीट्स बढ़ा लिए तो नेचुरली वो तो अपने हिसाब से ही बिल लाएंगे, और अगर नहीं बढ़ते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी अ कॉम्प्रोमाइज मॉडल। ओके सर। सर तो इसके साथ आज का पॉडकास्ट ख़त्म करेंगे। और व्यूअर्स के लिए या और आपके लिए भी मेरा और एक भी चैनल है जो कि जिसका नाम है एम स्टडीज़ लाइक एंटरटेनमेंट, जिसमें आपको बहुत कुछ एंटरटेनमेंट की चीज़ मिलेंगी। अगर आपका ये सीरियस टॉक के बाद कुछ अच्छा देखने का मन करे तो वो चैनल भी प्लीज़ विजिट कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सर फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू, नमस्कार। और मैं सब देखने वालों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आद्विक को सपोर्ट करें, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको पसंद आया है सब चीज़ तो आप फीडबैक भी दे सकते हैं, आने वाले समय में आप किन टॉपिक्स पे सुनना चाहते हैं। और अगर इसमें कोई कमी लगे तो आप वो भी फीडबैक दे सकते हैं। उसके लिए डिटेल्स आपको सारे दिए जाएंगे इस पॉडकास्ट के नीचे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. So, signing off, guys. We'll meet in the next video. Bye.